हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में हमने पहले मटेरियल के बारे में पढ़ा था कि आपका मटेरियल क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, वस्तु जो होती है, वो जिस चीज से मिलकर बनी होती है उसको हमने क्या नाम दिया था? मटेरियल नाम दिया था। फिर हमने कहा कि इस मटेरियल को कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर या केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आप धातु और अधातु यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने किसको बोला था कि वो धातु होगी? जो चमकदार होगी, जो सुचालक होगी, किसकी? विद्युत और ऊष्मा की। ठीक है, साथ साथ क्या बोला? सोनोरस यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। और क्या करेगी? आपका डक्टिलिटी का गुण, तन्यता का गुण जिसमें होगा, मैलिएबल जो होंगी। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक जिनके क्या होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, ऐसी सारी जो चीजें हैं, जो मटीरियल्स हैं, वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? आपकी धातुओं की कैटेगरी में आएंगे। ओके, उसके बाद आपने क्या बोला कि अभी नॉन मेटल्स, अधातुएं क्या होंगी? अब तो आपने क्या बताया था कि ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टी जो हमने धातुओं में पढ़ी, अगर वो किसी मटेरियल में नहीं है या उसकी विपरीत प्रॉपर्टी वहां पर पाई जा रही है, तो उसको क्या कहा जाएगा? नॉन मेटल यानी अधातु कहा जाएगा। तो अब आपकी अधातु क्या हो गई? जो चमकदार नहीं है, डल है अपीयरेंस में, साथ ही मैलिएबल नहीं है, आघातवर्धे नहीं है, तन्यता का गुण जिसमें नहीं है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जिसके क्या है? लो है, और गुड कंडक्टर भी नहीं है यानी बैड कंडक्टर है या कुचालक है। किसका? ऊष्मा का और विद्युत का। ठीक है, कठोरता और सॉलिड की बात की थी आपने किसमें? मेटल्स में, कि मेटल क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं, साथ ही क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एक्सेप्शनल केस देखे थे। वही आपने किसमें भी कहा? नॉन मेटल्स में भी कहा कि ये भी जनरली सॉफ्ट होते हैं। और फिर आपने क्या कहा कि सॉलिड और गैसेस स्टेट में आपको मिलते हैं, वहां पर भी आपने लिक्विड स्टेट का एक्सेप्शनल केस भी देखा। उसके बाद आपने क्या कहा कि मेटल जो है उसमें कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी पाई जाएंगी। वो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? कि मेटल जो है, धातु जो है, वो अपने आसपास किस चीज के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, वो क्या थी? केमिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में आपका जनरली क्या होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, यानी रासायनिक संयोजन होता है अभिकारकों के बीच में, और फिर एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू वो जाते हैं और आपको प्रोडक्ट मिलता है कुछ। ओके, तो क्या कहा आपने कि सबसे पहले हमने धातु की अभिक्रिया किससे करवाई? ऑक्सीजन से करवाई, जहां पर आप बोलते हैं कि हवा की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? धातु को जलाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ धातु की अभिक्रिया कराई, और ये करवाने पर आपने बोला कि धातु के ऑक्साइड्स बनेंगे, जो कि सामान्य रूप से क्षारीय प्रकृति के होंगे। क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति के हैं, तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देंगे? सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, ऐसा आपने कहा था। फिर आपने क्या कहा कि जो धातु के ऑक्साइड हैं क्षारीय प्रकृति के, वो तो ठीक है, अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? आपका लवण और जल बनाएंगे। लेकिन कुछ कुछ धातुएं आपकी ऐसी होती हैं जो कैसे धातु ऑक्साइड बनाते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के। एम्फोटेरिक मतलब जो क्षारीय प्रकृति के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाएंगे। तो जब वो दोनों तरह की प्रकृति शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो तब क्या होगा? आपका जो अम्लीय जो धात्विक ऑक्साइड बना है, वो क्या करेगा? अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा, और क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या कहा कि अभी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी? जब धातु को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, पानी के साथ अभिक्रिया कराने पर धातु का क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है। और अगर वो धातु का ऑक्साइड क्या है? घुलनशील है पानी में, तो वो क्या करेगा? धातु के हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, फिर आपने क्या कहा कि कुछ कुछ जो धातुएं होती हैं वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, यानी ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर जाती हैं। और उस केस में आपने क्या कहा कि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जो हाइड्रोजन गैस वहां पर इवॉल्व हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, वो आग पकड़ लेती है। तो इसमें आपने किस किस का एग्जाम्पल देखा था? पोटेशियम का और सोडियम का एग्जाम्पल देखा। ठीक है,
फिर आपने क्या बोला कि मैग्नीशियम जैसी धातु जो होती है वो ठंडे पानी में तो अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन गर्म पानी में क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, और वहां पर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर आपने क्या बोला, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, ना ही ठंडे पानी से अभिक्रिया करती हैं, ना ही गर्म पानी से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन वो स्टीम भाप से आपकी अभिक्रिया करेंगी। भाप भी क्या है, एक प्रकार का H2O ही है, ठीक है, सिर्फ उसका फॉर्म या फिजिकल स्टेट चेंज हो गया है। ओके, तो उसके साथ अभिक्रिया करेंगी और फिर क्या देंगी, आपकी हाइड्रोजन गैस देंगी। फिर आपने लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि जहां पर वाटर के साथ या किसी भी रूप में, पानी के किसी भी रूप में कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया नहीं करती हैं, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा, सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर, ये सारी धातुएं पढ़ी कि ये पानी के किसी भी रूप से अभिक्रिया नहीं करेंगी। ओके, इतना आपने पढ़ा था। फिर आपने क्या कहा कि जो धातुएं होती हैं वो एसिड से रिएक्ट करके, यानी तनु अम्लों से भी अभिक्रिया करती हैं, और तनु अम्लों से अभिक्रिया करके भी क्या बन देती हैं, आपका एक तो कोई धातु का सॉल्ट बनेगा, वहां पर लवण बनेगा, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी उस केस में। ओके, इतना आपने पढ़ा था। साथ में आपने नाइट्रिक एसिड का केस देखा था, जिसमें आपने बोला कि सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के ही साथ, ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है वो सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ही क्या करता है, आपका अभिक्रिया करता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब इसके अलावा कोई धातु आएगी तो वहां पर हाइड्रोजन आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है। किस फॉर्म में हो जाती है, H2O की फॉर्म में, और बाकी आपका क्या बनता है, नाइट्रोजन के प्रोडक्ट बनते हैं, जो आपने कहा NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, N2 हो सकता है। ओके, इतनी चीजें आपने वहां पर देखी थी। इसके बाद हमने क्या बात करी थी, हमने कहा कि अब कुछ किसी धातु को धातु के लवणीय विलयन में डाला जाएगा। लवणीय विलयन में डालने पर वो धातु क्या करेगी, ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अगर कोई धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है तो वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके धातु लवणीय विलयन से विस्थापित कर देगी, यानी हटा देगी। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था कि जब A को BX, ठीक है, A आपकी क्या है, मेटल है, धातु है, और B भी आपकी क्या है, धातु है, लेकिन BX आपका क्या है, धातु का लवणीय सोल्यूशन है, विलयन, ठीक है। तो A को, ठीक है, A आपकी धातु है, मेटल है, इसको B के लवणीय विलयन में डाला जाता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, A को B के लवणीय विलयन में डाला जाता है, और हम क्या देखते हैं, जो आपका A है वो B को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, और क्या बना देता है, अपना लवणीय विलयन बना देता है, यानी AX बना देता है, ठीक है। तो हमने कहा था कि ये कब होगा, जब आपका A, ठीक है, जब आपका A क्या होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा, ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, मोर रिएक्टिव होगा, किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में, B की तुलना में, ठीक है। यानी A जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है B से। तब क्या हो रहा है, A उसको हटा रहा है उसके विलयन से और स्वयं का कोई विलयन बना रहा है। वहीं पर अगर हम कह रहे हैं कि A लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कम अभिक्रियाशील हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा देन B, A क्या हो गया, कम अभिक्रियाशील हो गया B से, यानी B अभी ज्यादा अभिक्रियाशील। फिर इस रिएक्शन में क्या होगा, A को BX में डालते हैं और हम कह रहे हैं कि A कम अभिक्रियाशील है, किसकी तुलना में, B की, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपका A B को विस्थापित नहीं कर पा रहा है। तो यही पढ़ा था हमने, ये रिवाइज करवा रही हूँ आपको, ठीक है। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। अगर धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, कौन सा वाला केस, ये वाला केस, ठीक है। अगर धातु A B को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी जो धातु A है, ठीक है, ये जो है ये B की तुलना में क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है या अधिक अभिक्रियाशील है। ओके, तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया था। आपने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे, इसके एग्जांपल्स भी देखे थे, ठीक है।
इसके बाद हमने सक्रियता श्रेणी की बात की। आपने पूछा कि मैम आप बता तो रहे हैं कि अभिक्रियाशील होंगे, पर हम कहाँ से पता लगाएंगे कि कौन सी धातु जो है वो किससे अभिक्रियाशील है, या ज्यादा अभिक्रियाशील है या कम अभिक्रियाशील है। तो हमने बोला कि साइंस में आपको एक सक्रियता श्रेणी मिलती है जिसमें कि सभी धातुओं को उनके क्रियाशीलता के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी अवरोही क्रम में रखा गया है, ठीक है। यानी जो आपकी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होगी वो श्रेणी में सबसे ऊपर है, और धीरे धीरे जब हम नीचे को बढ़ते जाते हैं तो अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाता है, घटता जाता है, ठीक है। तो यानी जो अब सबसे नीचे आपको मिलेगी वो सबसे कम क्रियाशील होगी, और सबसे ऊपर मिलेगी वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगी। वहीं पर हमने क्या बोला कि इस सक्रियता श्रेणी को अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी धातु जो है वो कौन सी धातु को उसके लवणीय विलयन से क्या कर पाएगी, विस्थापित कर पाएगी, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है, ठीक है, जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी विकसित की गई है, ठीक है। तो वो श्रेणी क्या है, वो श्रेणी ये है जो आपने कल भी पढ़ी थी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया रिएक्टिविटी का, यानी जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव यानी सबसे कम रिएक्टिव या अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो अभी हम क्या बोलते हैं, जब हम इस श्रेणी को पढ़ेंगे, सक्रियता श्रेणी को पढ़ेंगे, तो इसके आधार पर हम क्या बताएंगे कि कौन सी धातु है जो दूसरी धातु को रिप्लेस कर पाएगी। तो कौन सी धातु है, जितनी धातुएं ऊपर हैं, ठीक है, अगर कोई धातु आपको बताया गया है इसमें से कि यह धातु उसको रिप्लेस कर रही है, तो कब कर रही है, जब वो सक्रियता श्रेणी में उससे नीचे होगी, ठीक है। अगर वो उससे नीचे है तो वो डिस्प्लेस कर लेगी, विस्थापित कर लेगी, ठीक है। लेकिन अगर वह सक्रियता श्रेणी में उसके ऊपर है तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, ठीक है। इतनी चीजें अब एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मैं कह रही हूँ, ये आपके पास एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल है, ठीक है। एल्यूमिनियम को किसी धातु के सॉल्ट सोल्यूशन में डाला जाता है। सपोज वो आयरन का सॉल्ट सोल्यूशन है, ठीक है। क्या कहा हमने, एल्यूमिनियम को आयरन के सॉल्ट सोल्यूशन में डाला जा रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम को आपका आयरन के सॉल्ट सोल्यूशन में ऐड किया जा रहा है। चूंकि यहाँ पर आपका जो क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, वो आयरन से ऊपर है। ऊपर का मतलब क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है, Al जो आपका है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू आयरन, ठीक है। आयरन की तुलना में आपका एल्यूमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो क्या करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील है तो वो आयरन को इजीली डिस्प्लेस कर लेगा, और डिस्प्लेस करने पर क्या बनाएगा, आपका आयरन तो अलग हो जाएगी, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का सॉल्ट सॉल्यूशन बना ले। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह सक्रियता श्रेणी में ऊपर है आयरन से, जिसका मतलब क्या है कि यह ज्यादा अभिक्रियाशील है आयरन की तुलना, ठीक है। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए पहले, फिर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का ही, ठीक है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, हम एल्यूमिनियम को ऐड करेंगे किसी दूसरे के सॉल्ट सोल्यूशन में जो कि उससे ज्यादा अभिक्रियाशील हो, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये एल्यूमिनियम है, इसको हम मैग्नीशियम के सॉल्ट सोल्यूशन में ऐड कर लेते हैं। क्या कहा मैंने, एल्यूमिनियम को ऐड कर रहे हैं हम मैग्नीशियम के सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। अब एल्यूमिनियम को जब मैग्नीशियम के सॉल्ट सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो इस सक्रियता श्रेणी से हमें क्या पता चलता है कि जो आपका एल्यूमिनियम है वो लेस रिएक्टिव है किसके, मैग्नीशियम, ठीक है। यानी आपकी एल्यूमिनियम क्या है, कम क्रियाशील है मैग्नीशियम की तुलना में। तो जब वो कम क्रियाशील होगी तो ये रिएक्शन आपकी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ओके, कोई भी अभिक्रिया नहीं, ओके।
तो इतना आपको समझ में आ गया। जब ज्यादा अभिक्रियाशील होगी धातु तभी वो क्या कर पाएगी, अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से यानी लवणीय विलयन से विस्थापित कर पाएगी। ठीक है। और अगर क्या होगा, कम क्रियाशील धातु को आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर आपने क्या किया, एल्यूमिनियम को ऐड किया जो कि मैग्नीशियम की तुलना में क्या थी, कम अभिक्रियाशील थी। ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे, कम क्रियाशील धातु को उससे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु के लवणीय विलयन में डालेंगे तो तभी किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं होगा और कोई रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। ओके। तो होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके हम और एग्जांपल्स देखेंगे, पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। ओके। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने एक एग्जांपल देखा था जहां पर हमने क्या बोला कि कॉपर सल्फेट का आपके पास सोल्यूशन है। ठीक है। ये क्या है, आपकी कॉपर सल्फेट है। ठीक है। कॉपर सल्फेट में आप क्या कर रहे हैं, आयरन ऐड कर रहे हैं और आपका क्या बन रहा है, आयरन का सल्फेट बन रहा है। साथ में कॉपर अलग हो रही है। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा सकता है कि जब आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन को डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन को डालने पर क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपका कैसा आता है कि कॉपर सल्फेट का नीला सोल्यूशन आपके पास होता है, उसमें अगर लोहे की कील डाली जाती है तो वो हरा क्यों हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन को ऐड करने पर आयरन का सल्फेट कैसे बन जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, आंसर आपका सेम होगा। चूंकि आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। आयरन आपका क्या है, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो वह क्या करती है, अपना सल्फेट बना देती है। कौन, आयरन। आयरन का सल्फेट बना देती है और कॉपर को क्या कर देती है, उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। ये कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन था। ठीक है। इसमें आयरन की नेल डाली है, ये लोहे की कील है वो डाली है, तो क्या हो जाता है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन ग्रीन कलर का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है। और अब ये क्या हो गया, ये कॉपर सल्फेट नहीं रहा, अभी ये हो गया है आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का। ठीक है। और यहाँ की कॉपर कहाँ गई, ये जो यहाँ आपको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये कॉपर है। ओके। और ये किसका सोल्यूशन था आपका, ये था CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। और ये आपकी आयरन की नेल यानी लोहे की। ठीक है। तो समझ गए, आपके पास कॉपर सल्फेट का नीला विलयन था, उसमें लोहे की कील डालने पर क्या होता है, जो इस कील में आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, वो आयरन क्या कर रहा है, इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर को विस्थापित कर रहा है, अलग कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो आयरन है ये ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर। ठीक है। यही आपने पढ़ा। आयरन क्या है, आयरन आपका ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। कॉपर बाद में आ रहा है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है। ठीक है। तो आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर के, तो वो क्या कर रहा है, कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से अलग विस्थापित कर रहा है। ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम ठीक इसका उल्टा देखेंगे कि जब आप फेरस सल्फेट में कॉपर ऐड करेंगे, ठीक है, तब क्या हो। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अभी हम आयरन का सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे एंड उसमें ऐड करेंगे कॉपर को। ठीक है। आयरन का सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे FeSO4 और उसमें ऐड की जाएगी कॉपर। ठीक है। तो चूंकि हमने अभी पढ़ा, जस्ट हमने अभी क्या पढ़ा कि जो आपका आयरन है वो क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। यही पढ़ा हमने, आयरन अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। तो जब आपकी आयरन ज्यादा अभिक्रियाशील हो जाएगी कॉपर की तुलना में, तो ये कॉपर जो है अभी कम अभिक्रियाशील हो गई है,
स्टेटमेंट वही है, आयरन अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में, या कॉपर कम क्रियाशील है आयरन की तुलना में। ठीक है, तो ये कॉपर अब इस आयरन को विस्थापित नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाई। नो रिएक्शन टेक्स। ठीक है, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगी। इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे इसी का। नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्या था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, ये आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, आप उसमें क्या कर रहे हैं, जिंक ऐड कर रहे हैं। क्या कहा हमने, CuSO4 है आपके पास, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, जिंक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और सक्रियता श्रेणी को पढ़ने के बाद या सक्रियता श्रेणी के आधार पर हमने क्या पढ़ा था कि जिंक जो है आपकी वो ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। ठीक है, क्या कहा मैंने, जिंक आपकी ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर की तुलना में। ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये जिंक क्या करेगी, इस विलयन से, ये जो सॉल्ट सोल्यूशन बना है किसका, कॉपर का, यहां से कॉपर को विस्थापित कर देगी किस फॉर्म में, या डिस्प्लेस कर देगी किस फॉर्म में, कॉपर की फॉर्म में। ठीक है, कॉपर के रूप में कॉपर अलग विस्थापित हो गई और क्या जिंक क्या बना लेगी, अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगी, यानी ZnSO4 आपका बन जाएगा। ओके, तो क्या किया, जिंक चूंकि कॉपर की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील थी, तो उसने क्या किया, कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से अलग डिस्प्लेस कर लिया और जिंक ने अपना सल्फेट यानी सॉल्ट सोल्यूशन बना लिया, जिंक सल्फेट यहाँ पर बन गया है। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम इसका भी ठीक उल्टा देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को तो विस्थापित कर देता है, लेकिन कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। इसका रीजन देना होता है आपको। ठीक है, तो इसका रीजन यही है, चूंकि जिंक कॉपर की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो क्या करती है, कॉपर को तो विस्थापित कर देती है, लेकिन जब कॉपर की बारी आती है विस्थापन की, तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो कम क्रियाशील हो जाता है जिंक की तुलना। ओके, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कॉपर को ऐड करेंगे ZnSO4 में, जिंक सल्फेट में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो नो रिएक्शन। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो होपफुली बच्चों आपको सक्रियता श्रेणी अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये हम क्या पढ़ रहे थे, जब धातु को धातु के लवणीय विलयन में डाला जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, और अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि जब धातु को रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी जब धातु को अधातु के साथ मिलाया जाएगा तब क्या होगा, या जब धातु अधातु के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो जब आप क्या पढ़ते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने क्या पढ़ा था, कुछ तो अक्रिय गैसेस थी। ठीक है, एलिमेंट्स में आपने अलग अलग गैसेस पढ़ी हैं, तो कुछ गैसेस आपने कहा कि अक्रिय गैसेस थी, अक्रिय गैसेस यानी निष्क्रिय गैसेस, जो कि किसी भी प्रकार से अभिक्रिया नहीं कर रही थी। ठीक है, अभिक्रिया ना करने का मतलब क्या था, वह किसी से आबंध नहीं बना रही थी और ऐसे ही फ्री स्टेट में घूम रही थी। ठीक है, तो क्यों घूम रही हैं वो ऐसे, अक्रिय गैसेस क्यों है, क्रिया क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी अष्टक जो होता है, हम वहां पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना होता है, अपना अष्टक पूरा करना होता है, यानी जो उनकी आउटर मोस्ट शेल होती है, क्या होता है, एटम है,
कि आपका सेंटर हो गया और इसके अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं और इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों। ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, जो आपके एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं कि ये आपकी K, L, M, N ऐसे कक्षक बन जाती हैं और इनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वही बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट किससे क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अक्रिय गैसेस की बात करते हैं कि वो गैसेस किस में आ रही थी, आपकी नॉन मेटल्स में आ रही थी, कि वो जनरली किसी से अभिक्रिया नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनका अष्टक पूरा है। ठीक है, अभी हमें ज्यादातर क्या होता है कि हमें किसी चीज की जरूरत होती है, हमारे पास कोई कमी होती है, कोई चीज हमें चाहिए, तो हम दूसरे से क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उससे रिश्ता बनाते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप करते हैं, उससे करते हैं कि हमें उससे कुछ चीज चाहिए। जैसे आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड से अच्छे से बात करोगे, या फिर जिससे आप बात नहीं भी करते हैं उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पेंसिल की नीड है। अभी आपके पास सारा सामान है अपना, तो आप क्या करते हैं, जनरली सामान्य जो हमारा क्या होता है, बिहेवियर होता है, नेचर होता है, एटीट्यूड होता है कि हम बस चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, तो हम बात नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर अक्रिय गैसेस भी क्या करिए, उनका अष्टक कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है उनके आउटर मोस्ट शेल में, यानी जो सबसे बाहर की कक्षक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या होगा, वो किसी से भी बातें नहीं करेंगे, और बातें करने का मतलब क्या है, यहाँ पर वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे या बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे। ओके, इसमें हम आगे अब नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातुओं के बीच में क्या हो रही है, अभिक्रियाएं हो रही हैं, कैसे वहां पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, किस प्रकार का बॉन्ड वहां पर बनता है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा। ठीक है, ये सब हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप वो नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।